हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और आज 23 फरवरी 2024 को नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर, यानी प्रश्न का हम उत्तर भी बताने वाले हैं। 23 फरवरी यानी आज का आपका पेपर है नागरिक शास्त्र का, 101% पक्का यही आएगा जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और भी मैंने बहुत सारे वीडियो लघु उत्तरीय प्रश्न पर बना दिए हैं। आप लोगों ने हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और महातांडव क्लास आपको दो मिल जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जाकर तैयार कर लीजिए। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, एक आपका 6 नंबर का, तो दोनों इसमें इंक्लूड है। तो 54 नंबर जो है आज के इस वीडियो में जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 1 और लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, और आज की इस वीडियो में आपको ये तरीका भी पता चल जाएगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि सोवियत प्रणाली क्या थी। जो सोवियत प्रणाली है क्या थी, सोवियत संघ के विघटन के कारणों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले हमें क्या है, इसका परिभाषा बताना है कि सोवियत प्रणाली क्या थी और सोवियत संघ के इसके जो विघटन है इसके कारणों के बारे में हमें बताना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू। देखिए, आंसर है रूस में सन 1917 में हुई समाजवादी क्रांति। जो समाजवादी क्रांति के पश्चात समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर, ये यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यूएसएसआर तो का अस्तित्व विश्व पटल पर उदय हुआ। उक्त क्रांति के आदर्श समाजवाद तथा समतामूलक समाज की मूल आवश्यकताएं थी। यानी सोवियत प्रणाली क्या थी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया गया कि जो यूएसएसआर है इसके रूप में रूस सन 1917 में हुई समाजवादी क्रांति के पश्चात समाजवादी सोवियत गणराज्य का अस्तित्व में आया, यानी यूएसएसआर अस्तित्व में आया और क्रांति के आदर्श समाजवाद तथा समतामूलक समाज की मूल आवश्यकताएं। देखा जाए तो जो सोवियत प्रणाली के बारे में बताया गया बहुत सारा, यानी बहुत बड़ा क्वेश्चन का इसका आंसर है, लेकिन हमें उतनी लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया स्टूडेंट? आप लोगों ने काफ़ी सारे मॉडल पेपर हमने सॉल्व कराए हैं आपको सिविक्स के, तो आपने उसमें देखा होगा क्या एक निर्देश दिया होता है, उसी निर्देश के अनुसार जो 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है वही करने के लिए दिया जाता है। तो प्लीज़ आप लोगों 15 मिनट पेपर पढ़िए और उसमें जो बताए गए निर्देश से जितने शब्दों में पूछा गया है उतने में ही आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये नागरिक शास्त्र बहुत बड़ा है और इसमें सारे क्वेश्चन को करना कंपलसरी, तभी जाकर आपको मार्क्स मिलेगा। तो उसी के अनुसार कीजिए, जो बताए गए हैं उसी को फॉलो कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन का कारण बताइए, यानी हमें विघटन का जो इसका कारण है बेसिकली इसके बारे में बताना है। तो कुछ हमने पॉइंट के थ्रू बताया है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे सबसे पहला है मिखाइल गोर्बाचेव के खुलेपन की अवधारणा। जो मिखाइल गोर्बाचेव है इसका जो खुलापन, इसका अवधारणा ने सोवियत संघ के गणराज्यों को स्वतंत्र होने की प्रेरणा दी। उसके बाद में दूसरा है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बदहाल थी। यहाँ पे देखिए बदहाल थी, यानी एक प्रकार से अर्थव्यवस्था जो है ये एक प्रकार से बेहाल या बदहाल थी। तीसरा है अफगान संकट भी सोवियत संघ के पतन का कारण बना। जो अफगान संकट है ये क्या है, सोवियत संघ का पतन का कारण बना। और चौथा हमारा लास्ट वाला है कि सोवियत संघ ने यहाँ पर देखिए सोवियत संघ ने बाल्टिक गणराज्यों के रूप के अंतर्गत विलय इच्छा विरुद्ध किया गया। तो यानी ये सोवियत संघ के कुछ विघटन के कारण जब आपका ये अति लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा तो उसका भी आंसर आपको देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको तैयार कर लीजिए और अपने तैयारी को आप लोग एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाइएगा स्टूडेंट। हमने सारे ऑलमोस्ट जो है पूरा हमने कंप्लीट करा दिया, आपका नागरिक शास्त्र कुछ भी नहीं बचा है। आप लोग पेपर देने जाएंगे आज और पेपर आप लोग प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज दीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भेज देंगे तो हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। और सारे का ऑलमोस्ट मैंने क्या है क्वेश्चन तैयार करा दिया है, आप पेपर भेजेंगे हम आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दिखा देंगे कि ये वीडियो हमने बनाया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। देखिए दूसरा है आसियान। देखिए आसियान जिसको क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसको हम आसियान कहते हैं। इसकी क्या है भूमिका का मूल्यांकन करना है, यानी इसके बारे में भी पूरा डिटेल में बताना कि ये होता क्या है बेसिकली। तो आंसर देखिए क्या है, एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में
एशिया और तीसरी दुनिया की देशों में एकता बनाए रखने के प्रयासों के कारगर नहीं होने के कारण एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्वी, यहाँ पर देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया संगठन या क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का निर्माण बनाकर एक वैकल्पिक पहल की, जो एक वैकल्पिक पहल की 1966 में एशियाई देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर, जो बैंकॉक घोषणा पत्र है, ये देखिए काफ़ी सारी, यानी जो आपका दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये काफ़ी घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। आप लोग संकोच मत कीजिएगा, बस इसका आंसर आप यही लिखिएगा। क्वेश्चन कैसे घुमा जाएगा, जैसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य के बारे में बताइए, तो यही क्वेश्चन है। उसके बाद में आसियान विश्व के किन हिस्सों का प्रतिनिधित्व है, तो ये यही क्वेश्चन है, यानी इसका आंसर ऐसा ही देना है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों के बारे में बताइए, तो हम आपको स्तंभ भी बताएंगे। फिर आसियान की स्थापना कब हुई, तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके से आपको बताना रहेगा, यानी क्वेश्चन तो एक ही रहेगा लेकिन घुमा फिरा कर पूछा जाएगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और उसका आंसर सही से नहीं दे पाएँ। जब आप क्वेश्चन का आंसर को समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है आपको क्वेश्चन का आंसर बनाकर लिखने में। मान लीजिए कि आपको ये पूरा नहीं याद हो रहा, आपने समझ लिया कि हाँ हाँ ये सारी चीज़ें हैं, आप जाकर कॉपी में छाप दोगे, सारे क्वेश्चन का आंसर बस आपको मालूम हो जाएगा। लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर जो देखता है स्टूडेंट आपके कॉपी में, वो लिखने का तरीका ही देखता है, फालतू कुछ भी नहीं दिखता है। वो दिखता है राइटिंग कैसे लिखी है, कॉपी कैसे लिखा है, क्वेश्चन के आंसर को कैसे आप लोगों ने प्रेजेंट किया है कॉपी में, वो देखता है ये। देखिए, हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की कब की थी, 1967 में एशियाई देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की। उसके बाद में इंडोनेशिया, यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, यहाँ पर देखिए थाईलैंड संस्थापक देश हैं। इसके जो थाईलैंड है वो क्या है, संस्थापक देश हैं। आसियान के निम्नलिखित 3 मुख्य स्तंभ हैं। कौन कौन से स्तंभ हैं, देखिए जैसा कि हमने बताया था आपको, स्तंभ के बारे में आपका पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला स्तंभ है आसियान सुरक्षा समुदाय। ये बेसिकली होता क्या है कि जो भी देश होते हैं इसके मध्य जो विवाद होते हैं, विवादों को खत्म करने के, यानी क्या है, खत्म कराने और सैनिक टकराव तक न जाने की सहमति पर आधारित है सुरक्षा समुदाय। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। ये बेसिकली होता है कि इसका उद्देश्य आसियान देशों को साझा यानी बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना है। इसके जो इलाके और सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या है, सहायक करना है। इस आर्थिक क्या है, आर्थिक समुदाय है आसियान का। और आसियान का सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, देखिए क्या है, इसमें होता है कि जो आसियान के देश हैं इनके सामाजिक और सांस्कृतिक मेल मिलाप की स्थापना करना है। यानी एक प्रकार से आसियान एक अलग वो बन जाता है, अलग देश बन जाता है, अलग कॉन्टिनेंट बन जाता है ये। और इसमें काफ़ी सारे देश शामिल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये इसके क्या संस्थापक देश हैं। समझ में आ गया। इसका एक अलग झंडा भी होता है, काफ़ी बार हमने बताया, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है तीसरा क्वेश्चन। आप लोग इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए। देखिए आपके पास टाइम तो है नहीं कि लिखने के लिए, तो आप क्या कीजिए, आप तैयार कर लीजिए। आज का ये जो लास्ट वीडियो है आपके 2024 पेपर के लिए क्लास 12 नागरिक शास्त्र का लास्ट वीडियो तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आप लोग हमारी बातों को सुनकर और वीडियो को आराम से देखकर सारी चीज़ें समझ लीजिए, कॉपी में जाकर छाप दीजिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे 2 मसलों के नाम बताएं, जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच, जिन पर जो भारत है बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग, और इसी तरह के 2 मसलों के नाम बताएं। यहाँ पर देखिए, और इसी तरह के 2 मसलों के नाम बताएं जिन पर असहमति है। यहाँ पर देखिए क्या है, आपसी सहयोग और आपसी असहमति, इसके बारे में बताना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही पूछा जा सकता है आपका पेपर में। देखिए 2 तरह के आपके प्रश्न होते हैं, आपका एक लघु उत्तरीय प्रश्न 1, एक आपका 2 हो जाता है इस तरह से। तो एक होता है 5 नंबर का जो कि 6 क्वेश्चन होता है, एक होता है 4 क्वेश्चन 6 नंबर का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अलग अलग इसका स्वरूप होता है। एक 50 शब्दों में आंसर देना है, एक का आपको 100 से लेकर 125 शब्दों में। तो आंसर देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन का क्या है, भारत और बांग्लादेश सहयोगी राष्ट्र रहे हैं। क्या है, सहयोगी राष्ट्र रहे हैं। कई मुद्दों पर दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। कई मुद्दों पर दोनों के जो यहाँ पर देखें मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत मुख्य सहयोगी था, इसीलिए भी भारत सदैव बांग्लादेश की सहायता करता है।
यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, बोर्ड एग्जाम में ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा 1971 में हुआ था। और किसके द्वारा, यानी पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था बांग्लादेश। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था 1971 में। और किससे, यानी किसको, यानी आज़ादी दिलाने में बांग्लादेश को किसने मदद की थी, तो वो भारत ने की थी। किससे, पाकिस्तान से युद्ध लड़ करके। और उसमें क्या है, 93,000 शायद सैनिकों ने एक प्रकार से वो मतलब घुटने टेक दिए थे पाकिस्तान के। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थी, इंडिया की इंदिरा गांधी जी। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको याद होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तैयार कर लीजिए, और पूछा जाए तो तैयार कर लीजिएगा, यानी क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जैसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए आपसी सहयोग और इसकी 2 तरह के मसलों का नाम बताइए। तो ये जो 2 तरह के मसले हैं इसके बारे में हमें बताना है। देखिए सहयोग के मुद्दे, जो बांग्लादेश है इसके सहयोग के मुद्दे क्या हैं ये हमें बताना है। ये निम्नवत हैं, कॉपी में ऐसे ही लिखना है आपको। यहाँ पर हमने रेड पेन का यूज किया, लेकिन बोर्ड पेपर में बिल्कुल भी आप लोग मत कीजिएगा। सबसे पहला है, भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे से संबंधित फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जो फरक्का समझौता है किसके बीच, गंगा जल बंटवारे के बीच में, इसके क्या हस्ताक्षर किए गए। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध तथा मादक, यानी जो मादक द्रव्यों की यहाँ पर देखिए तस्करी को रोकने के लिए, एक प्रकार से जो तस्करी है, हाँ तस्करी को रोकने के लिए, यहाँ पे देखिए तस्करी को रोकने के लिए संबंधित क्या एक प्रकार से मिलाप हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में हम इन दोनों देशों को क्या है, जो मादक द्रव्य और तस्करी को रोकने के एक प्रकार से कानून बनाए गए हैं। एक प्रकार से पूरी, यानी दोनों देश की सहायता होगी कि ये जो भी होंगे, यानी जो भी एक प्रकार से राष्ट्र होता है, जो भी यानी जो भी आप के आते हैं, मतलब जैसे अपराध से रिलेटेड जो भी लोग आते हैं अपराध करने या आतंकवाद फैलाने, तो उनको हम अपने देश में नहीं रहने देंगे। उनके ऊपर सख्त से सख्त क्या है, कार्रवाई होगी। उसके बाद में देखिए असहयोग के मुद्दे। हमने सहयोग के तो मुद्दे की बात कर ली, अब असहयोग के मुद्दे की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है, भारत बांग्लादेश के मध्य चमका, यहाँ पर देखिए चमका शरणार्थियों की समस्या, जो चमका शरणार्थियों हैं इसकी समस्या। दूसरा है, बांग्लादेश द्वारा पूर्वोत्तर के आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देना। जो बांग्लादेश है इसके द्वारा जो पूर्वोत्तर के आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देना और उन्हें प्रशिक्षण देना, ये असहयोग है। भारत बांग्लादेश के मध्य चमका शरणार्थियों की समस्या और बांग्लादेश द्वारा पूर्वोत्तर के जो आतंकवादी हैं इनको यहाँ पर अपने पनाह यानी अपने देश में रखना। जैसा कि भैया क्या है, चीन यानी पाकिस्तान करता है चीन के यहाँ के यानी कि लोगों को रखकर और उसको एक प्रकार से ट्रेनिंग देता है अपने, मतलब जिस तरह से होता है ना, तो उसी तरीके से जैसे चीन और भारत और पाकिस्तान, चीन का दोस्त पाकिस्तान और इसका दुश्मन कौन है, भारत। दोनों देश का यानी पाकिस्तान और चीन का दुश्मन भारत है। तो ये असहयोग के मुद्दे हैं और इसके सहयोग के मुद्दे हैं। तो दोनों के बारे में मैंने बता दिया, समझ लीजिए और क्वेश्चन का आंसर आप जाकर छाप दीजिए। आप लोग हमारी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो और हमने काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं आप लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों के मॉडल पेपर भी सॉल्व करा रहे हैं ताकि जो आपकी तैयारी है बहुत ही अच्छे से हो जाए। उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 1997 के बाद यहाँ पर देखिए सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए सुझाए गए मानदंडों पर प्रकाश डालिए। जो हमें इस पर सुझाए गए मानदंड है इस पर प्रकाश डालना है, इसका आंसर देना है पूर्ण रूप से। देखिए 1997 के बाद सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं, यानी कुछ इस प्रकार से हैं जैसा कि यहाँ पर देखिए। सबसे पहला है बड़ी आर्थिक ताकत होना, यानी बड़ी आर्थिक क्या है ताकत होना चाहिए। दूसरा है बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए। तीसरा है आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो। चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान हो। यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर देखिए 1997 के बाद जो सुरक्षा परिषद का स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए सुझाए गए मानदंडों पर प्रकाश डालना था, वो यही है कि बड़ी जो आर्थिक ताकत है इसको होना चाहिए, बड़ी सैन्य शक्ति एक प्रकार से सेना होनी चाहिए, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान हो, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद में देखिए इसमें थोड़ा और आपका की पॉइंट हो जाएगा, जैसे 4 नंबर है, ये 5 नंबर देखिए कि ऐसे देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों को सम्मान करता हो।
ये बता हो गया। 6 नंबर है कि ये देश ऐसा हो कि अपनी भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता का क्या है, नुमाइंदगी करे। तो ये एक प्रकार से पूरा स्वरूप है इसका कि जो 1997 के बाद सुरक्षा परिषद का जो सुझाए गए मानदंड है वो कुछ इस प्रकार से है। पॉइंट के थ्रू लिखना है और आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा तो अच्छी बात है। नागरिक शास्त्र का कॉपी कैसे लिखना है हमने पूरी कॉपी लिखकर बताई है कि बोर्ड की पेपर में वैसे ही लिखिएगा। आज आपका पेपर है तो आज वैसे ही आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए परंपरागत और अपारंपरिक, यहाँ पर देखिए परंपरागत और अपारंपरिक देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा क्या है, क्या अंतर है, गठबंधनों का निर्माण करना और उनको बनाए रखना इनमें से किस कोटि में आता है, किस कोटि में आता है ये बताना है। तो सबसे पहले हम जो परंपरागत सुरक्षा इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है परंपरागत सुरक्षा की धारणा का संबंध बाहरी खतरों से होता है। जो बाहरी खतरे होते हैं, खतरों से होता है। पहला का आंसर हो जाएगा कि परंपरागत सुरक्षा हो जाएगा, जो कि परंपरागत सुरक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है परंपरागत धारणा का, यहाँ पर देखिए परंपरागत धारण का संबंध सैन्य से उत्पन्न चिंता से होता है। तीसरा है परंपरागत सुरक्षा बाहरी आक्रमण के 3 उपाय हैं, जैसे सबसे पहला है आत्मसमर्पण, दूसरा है आक्रमणकारी, तीसरा युद्ध में हराकर। ये परंपरागत सुरक्षा होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि सुरक्षा बाहरी आक्रमण के द्वारा किस तरह से होता है। एक आत्मसमर्पण कर देने वाला, एक आक्रमणकारी, यहाँ पे देखिए आक्रमणकारी यानी आक्रमण करने वाले, दूसरा युद्ध में हराकर यानी हमें युद्ध में हराकर चले हैं। तो ये परंपरागत सुरक्षा होता है। उसके बाद में अब देख लेते हैं अपारंपरिक सुरक्षा किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहला है अपारंपरिक सुरक्षा में मानवीय अस्तित्व पर हमला करने वाले सभी खतरों को शामिल किया जाता है। दूसरा है अपारंपरिक सुरक्षा का संबंध सैन्य खतरों के अलावा अन्य व्यापक खतरों से होता है। जो सैन्य खतरे हैं इनके अलावा जो अन्य व्यापक खतरों से भी होता है। और गठबंधन का निर्माण करना और उनको बनाए रखना पारंपरिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमें क्या बताना था इसके कोट में, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए। पेपर में काफ़ी स्टूडेंट जो गलती करते हैं, हमारे पास कमेंट भी आता है कि सर यही हमारा गलत हो जाता है। तो हम जो 15 मिनट दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है स्टूडेंट। आप लोग हमारी बात मानिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए। कि काफ़ी बार क्या होता है ना कि जैसे जल्दबाजी में इस क्वेश्चन का आंसर, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें क्या है 5 नंबर का क्वेश्चन है तो चौथे में लिख देंगे और चौथा वाला आप उठाकर 6 में लिख देंगे। तो ऐसा कभी कभी गलती हो जाती है। तो गलतियां होती हैं, आप क्या है हम जैसे लोगों से ही होती है, तो उसको सुधारिए और पहले क्वेश्चन को पढ़िए। तो सुरक्षा में क्या अंतर है, गठबंधन का निर्माण करना और उनको बनाए रखना इनमें से किस कोटि में आता है। तो वो यही कोट में आता है, गठबंधन का निर्माण करना और उनको बनाए रखना पारंपरिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। परंपरागत सुरक्षा और पारंपरिक, तो इसमें बारे में बताया गया था। जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हमने दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है नागरिक शास्त्र का, जो हमारे नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सम्मेलन 1992 के महत्व का उल्लेख कीजिए। ये सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने लिख दिया है। NCERT 2020 और 22 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि पृथ्वी सम्मेलन से रिलेटेड था। इसका पूर्ण रूप से हमें महत्व बताना है। आंसर देखिए, रियो सम्मेलन 1992 में, इसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है और एक क्या आपका पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। तो देखिए रियो सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया। ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर क्या केंद्रित था। ये जो सम्मेलन है पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर केंद्रित था। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन में 170 देशों, देखो 170 देशों और हजारों स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के पश्चात पर्यावरण एक वैश्विक मुद्दा बन गया। पर्यावरण क्या है, एक प्रकार से वैश्विक मुद्दा
बन गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और विभिन्न देशों द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। यानी बेसिकली ये जो सम्मेलन था, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, ये सम्मेलन था पर्यावरण सुरक्षा को लेकर। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन 1992 के महत्व पर बताना है हमें। ये क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, ये तो आपका लघु में पूछा गया है। तो लघु में जब पूछा जाए तो इसका आंसर आप लोगों को ऐसे ही देना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हमने बता दिया है, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, नए राज्यों के गठन का मूल आधार। दो नए राज्य का गठन का मूल आधार भाषाई विविधता हो या विकास की आवश्यकता। अपना मत प्रस्तुत कीजिए। हमें क्या अपना मत के बारे में बताना है, अपना विचार को बताना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, सर्वप्रथम भाषाई आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इसके बाद देश के अन्य क्षेत्रों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग के जोर पकड़ने के कारण 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना की गई। और एक जन आंदोलन के बाद सन 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए। पंजाब में भी हिंदी, यहाँ पर देखिए पंजाब में भी हिंदी भाषी, और यहाँ पर देखिए भाषी लिखे हैं लेकिन भाषा होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली बुक में यही लिखा था कि पंजाब में भी हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी 2 समुदाय थे। बहरहाल बाकी राज्यों की तरह उनकी मांग 1956 में नहीं मानी गई। 1956 में नहीं मानी गई जो बाकी राज्य माने गए। उसके बाद 1966 में देखिए 1966 में पंजाबी भाषा को पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया। जैसे क्या है अलग अलग, जैसे कि हमारे क्या है, एक 2 कॉन्टिनेंट है, एक नॉर्थ इंडिया, एक आपका साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में क्या है काफ़ी सारे लैंग्वेज चलते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। उसके बाद में और सारी लैंग्वेजेस चलती हैं। अब जैसे नॉर्थ में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है हिंदी है। उसके बाद में जैसे गुजराती हो गया, बिहारी हो गया, भोजपुरी हो गया, पंजाबी हो गया, हरियाणवी हो गया, काफ़ी सारे लैंग्वेज है। लेकिन जो नॉर्थ में सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो हिंदी है। साउथ में तो काफ़ी सारे लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, जैसे कि हमने बताया ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और सारी लैंग्वेजेस है। तो अलग अलग लैंग्वेज के अनुसार है। और बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि 1953 में भाषा के आधार पर किसका गठन किया गया, कौन सा राज्य है, वो तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का ही भाषा के आधार पर किया गया, क्योंकि यहाँ पर तेलुगु चलता था, तेलुगु सबसे ज़्यादा चलता था। स्टूडेंट, तो 7वें नंबर का राइट आंसर देख सकते हैं, हमने सारे को बता दिया। और कॉपी में भी आपको ऐसे ही लिखना है, जितना पूछा गया है जितने शब्दों में, उतने ही शब्दों में आप लोगों को आंसर देना है। समझ में आ गया? कॉपी वाला ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो देख लीजिएगा, हमने उस पर डिटेल में बताया है कि कैसे लिखना है आपको नागरिक शास्त्र की कॉपी। अलग अलग तरीका होता है कॉपी लिखने का, वैसे ही नागरिक शास्त्र का भी होता है, तो जाकर ज़रूर देखिएगा वीडियो। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की विचारधारा क्या थी? जो भारतीय जनसंघ, इसकी विचारधारा क्या थी, इसके बारे में हमें बताना है। आंसर देखिए, भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। 1951 में क्या है हुआ था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे। देखिए बहुविकल्पीय में जैसा कि हमने बताया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो जाएंगे राइट आंसर। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इस दल के जड़े आज़ादी के पहले समय से, जो ये दल है, इसके जो जड़े आज़ादी के पहले के समय से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक, यहाँ पर देखिए स्वयंसेवक संघ, जिसको हम क्या कहते हैं, RSS। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ RASS, यहाँ पर देखिए RSS और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न है। जनसंघ ने एक देश का, यहाँ पर देखिए जनसंघ ने एक देश, यहाँ पर देखिए एक देश यहाँ पर 2 बार आ गया है, संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा
के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। 8 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि भारतीय जनसंघ का विचारधारा क्या है, इसके गठन के बारे में भी पूछा जाएगा। 1991 में इसका गठन हुआ। इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं। इसका क्या स्वरूप है, इसका बेसिकली स्वरूप ये है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकते जो हमारा देश है। लिहाज से बाकी दलों से भिन्न, यानी काफ़ी सारे यानी जो दल थे, जनसंघ काफ़ी दलों से क्या है, भिन्न है। यही बताया गया 8 नंबर क्वेश्चन में। और आराम से आप वीडियो को रोक कर भी ज़्यादा जानकारी के लिए क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इसके आंसर को समझ सकते हैं, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हम हर एक वीडियोज में यही बताते हैं कि जब आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ईजी यानी क्वेश्चन से ईजी हो जाता है करने के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी, जो 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है। सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई या क्या क्या भूमिका निभाई, इसके बारे में बताना है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए, आराम से प्रश्न को पढ़ लीजिए, कोई कहीं पर नहीं जा रहा है और अभी भी आपका पेपर नहीं हो रहा है। आपका पेपर 2 बजे से लगभग स्टार्ट हो जाएगा, जो कि द्वितीय पाली यानी शाम वाली पाली में होता है। तो आराम से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, कोई नहीं है, रिलैक्स से जाइए और आराम से पेपर दीजिए। बजरंगबली का नाम लेकर, श्री राम का नाम लेकर आराम से सारे पेपर को कंप्लीट कर लीजिए। बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों का पेपर। आप लोग हमारे स्टूडेंट हो और आप लोग क्या तैयारी, मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं। मेहनत करने वालों को सफलता ज़रूर मिलती है। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन, इसका आंसर देख सकते हैं। अब इसका आंसर देखिए, कांग्रेस नेताओं ने एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता है। सिंडिकेट जो है कि याद रखिएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके इंगित किया जाता है इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। सिंडिकेट के नाम से अगुआ मद्रास प्रांत, यहाँ पे देखिए अगुआ मद्रास प्रांत के भूतपूर्व, यहाँ पे देखिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके के कामराज थे। इसके प्रांतों के ताकतवर नेता जैसे बम्बई सिटी, फिर वर्तमान मुंबई है जो कि S.K. पाटिल मैसूर, जो कि वर्तमान कर्नाटका के S. निज लिंगप्पा, यहाँ पे देखिए निज लिंगप्पा आंध्र प्रदेश के, और N. राजीव रेड्डी जो कि पश्चिम बंगाल के, अतुल्य घोष शामिल थे। जो कि प्रश्न हमारा पूछा गया है कि 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में। और देखिए सिंडिकेट का एक और भी फायदा होता है, जिसे जो इंदिरा गांधी जी थे, इनको प्रधानमंत्री बनवाने के लिए सिंडिकेट ही काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ, जो कि प्रधानमंत्री के रूप में किनको, इंदिरा गांधी जी को। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर देख सकते हैं। कितने प्यार से, कितने राइटिंग में आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। हालांकि हमारा राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ राइटिंग से अच्छे से कॉपी में लिखिएगा। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है 10 नंबर क्वेश्चन। और आप लोग क्वेश्चन को देखकर ही घबरा जाते होंगे, क्योंकि ये 4-4 लाइन में क्वेश्चन है। और आप सोचेंगे कि जब क्वेश्चन इतना बड़ा है तो इसका आंसर हम कितने देंगे। देखिए इसका आंसर भी बड़े में लिखना पड़ेगा, तभी आपका छुट्टी है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है। कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है। इसके बावजूद देश की जो राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं। यानी हमें क्या है, पहले आप प्रश्न को पढ़िए कि कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर जो है समाप्त हो गया है, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। हमें ये बताना, अपना तर्क देना है कि हाँ भैया हम सहमत हैं। कांग्रेस भैया कर है, कांग्रेस एक प्रकार से, कांग्रेस का असर लगातार अपने देश पे है, भारत में है। अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में राहुल गांधी जी सबसे ज़्यादा चर्चित है, पैदल चल रहे थे ना, आप लोगों को पता होगा। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर पहले आराम से पढ़िए। देखिए 1989 में, देखिए 9 है, 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पर देखिए इसका मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिला गया। क्या बहुमत मिल गया था। कांग्रेस अब भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी,
लेकिन बहुमत में ना होने के कारण उसने क्या है यहाँ पर देखिए निप्रदन में बैठने का फैसला किया। इसके बाद कांग्रेस ने अपनी पहली यहाँ पर देखिए अपनी स्थिति में मजबूत की और 1991 के मध्यावधि चुनाव में भी फिर से क्या है मध्यावधि चुनाव या मध्यावधि चुनाव होते हैं, यानी कोई पार्टी वो सत्ता में छोड़कर चली जाए तो उस समय के जो चुनाव होते हैं, जो चुनाव कराए जाते हैं उस काल में मध्यावधि चुनाव होते हैं। तो चुनाव की फिर से सत्ता में आ गई। इसने क्या है इसने संयुक्त मोर्चों की सरकार का भी समर्थन किया और 1996 में वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेस सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, अपना जो क्या है समर्थन जारी रखा। तो जो हमारा प्रश्न पूछा गया था 10 नंबर, तो इसका क्या असर, क्या आप इस बात से सहमत हो? तो भैया पूरा सहमत है, नहीं 100% सहमत हैं। इस जो कांग्रेस है इसका असर अभी भारत देश पर है। तो 10 नंबर का राइट आंसर आप देख सकते हैं किस तरह से है। थोड़ा क्या है अजीब तरीके से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ, क्योंकि अजीब तरीके से लिखा गया है। राइटिंग मेरी नहीं है स्टूडेंट, क्या है ज़्यादा लिखने से हाथ वगैरह दर्द होने लगते हैं। लगभग क्या है मैं आपको लिटरली बता दूँ, मैं लगभग 12 से 13 घंटा मैं लिखता ही रहता हूँ। क्या है हम लिखता रहता हूँ, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है ना कि लिखते लिखते हाथ भी दर्द होने लगते हैं। लेकिन दर्द वगैरह अभी नहीं दिख रहा है, दर्द क्या पेपर के बाद देखेंगे। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों की तैयारी, तो वो हमें तैयारी करानी है 100% अच्छे मार्क्स से। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। जो वैश्वीकरण है इसमें प्रौद्योगिकी का योगदान के बारे में बेसिकली हमें बताना है। आंसर देखिए, वैश्वीकरण पर प्रौद्योगिकी का विशेष प्रभाव पड़ा है। क्या इस प्रकार से विशेष प्रभाव पड़ा है? संचार साधनों के विकास और उनकी उपलब्धता के फलस्वरूप ही वैश्वीकरण अस्तित्व में आया। 1990 के दशक में आई प्रौद्योगिकी क्रांति ने 1990 के दशक में आई प्रौद्योगिकी क्रांति ने विश्व को अधिक जो करीब क्या है ला दिया या छोटा कर दिया है। टेलीग्राम, टेलीफोन तथा इंटरनेट, यहाँ पर देखिए इंटरनेट जैसे संचार के साधनों ने विश्व को जोड़ने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। प्रारंभ में जब छपाई, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में मुद्रण की तकनीक आई थी तो उसने राष्ट्रवाद की नींव रखी थी। तो जो वैश्वीकरण इसमें प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, यहाँ पर आप योगदान के बारे में देख सकते हैं। आराम से वीडियो को रोककर पूरी क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर को रीड कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, बस आप समझ लीजिए प्यारे विद्यार्थी। ये नहीं कि आप किताबी भाषा से लिखेंगे तभी एग्जामिनर आपको 5 नंबर या 6 नंबर देगा। आप अपने शब्दों में क्वेश्चन के आंसर को कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं वो एग्जामिनर देखता है। काफ़ी हमने पेपर दिए हैं और अपने समय में क्या है टॉपर में भी रह चुका हूँ। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था। जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है बेसिकली क्या था समझाइए, यानी आपको समझाना है बेसिकली। काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे सर एक आता है प्रकाश डालने के लिए संक्षिप्त, तो यानी वही क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा थोड़ा मॉडल पीछे वाला चेंज हो जाता है। अब इसमें क्या था, इसके बारे में आशय क्या है ये भी पूछा जा सकता था। तो क्वेश्चन तो घुमा दिया जाएगा, लेकिन उसका आंसर एक ही होगा जो कि इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार, जो ये सिद्धांत है इसके अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं, यानी एक कौम, यहाँ पर देखिए कौम लिखा गया या काम का कौम हो जाएगा, कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था। इस कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। इसमें क्या थे 2 देशों के, एक प्रकार से 2 प्रांतों के लोग थे, एक हिंदू, यहाँ पर देखिए मैं डिटेल में आपको बता दूं, हाँ ये देखिए एक हिंदू हो जाएगा, एक आपका मुसलमान। तो इसमें क्या है देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल सन 1940 में, इसको हमने बता दिया काफ़ी बार, बहरहाल 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चों पर कई बदलाव आए तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों पर क्या है जोर रहा। तो यही बताया गया है कि भैया जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, पाकिस्तान को बाद में जो फैसला है किसके द्वारा,
यहाँ पर देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया गया और बहरहाल इसकी यानी ये जो पाकिस्तान वाला है इसको मान लिया गया और पाकिस्तान अब हमारे सामने एक नया देश है जो कि सामने है पाकिस्तान, मुस्लिम देश। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था, इसके बारे में यही क्वेश्चन का आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है इसी के रूप में है, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकतंत्र की स्थापना करना एक बड़ा युवा अथवा चुनौतीपूर्ण कार्य था, कैसे? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकतंत्र की स्थापना करना एक बड़ा युवा अथवा चुनौतीपूर्ण कार्य था, कैसे था? हाउ, कैसे था और वाई। यहाँ पर देखिए इंग्लिश पढ़ाने लगा, हालांकि मैं इंग्लिश अपने चैनल पर नहीं पढ़ाता, आप लोगों को पता होगा। क्या इंग्लिश थोड़ी मेरी वीक है, ये इस तरह से काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप क्यों नहीं पढ़ाते, तो मैं बताना चाहूँगा इंग्लिश जो है थोड़ी मेरी वीक है, तो इसीलिए मैं नहीं पढ़ाता। इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा हमारा क्या है वीक है जो है, बाकी का मैं इंग्लिश सारा जानता हूँ, लेकिन इंग्लिश जो ग्रामर उसमें थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है, इसीलिए मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता। अगले साल से जो प्रॉपर क्लास आएंगी, एक टीचर को हायर करा जाएगा और उसी के अनुसार इंग्लिश को पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आंसर देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम निष्पक्ष चुनाव कराना, प्रथम क्या है, निष्पक्ष चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। एक हिंदुस्तानी संपादक द्वारा इसे इतिहास का सबसे बड़ा युवा करार दिया गया। इसके कारण निम्नवत हैं, इसके कारण क्या है, निम्नवत हैं, जैसा कुछ है यहाँ पर देखिए, पॉइंट के हिसाब से समझेंगे स्टूडेंट। सबसे पहला है 17 करोड़ मतदाताओं हेतु घर घर जाकर मतदाता सूची तैयार कराना एक चुनौतीपूर्ण क्या है, कार्य था। दूसरा है भारत की जनता ने अभी तक राजतंत्र और अंग्रेजी शासन को ही देखा था, अतः अधिकतर लोग चुनाव से क्या है, परिचित नहीं थे। चुनाव से क्या है, परिचित नहीं थे। अभी भी क्या है, गांव के इलाकों में चले जाओ तो कहते हैं कि हम चुनाव नहीं देने जाएंगे, हमें कोई लाभ नहीं देता है। देखिए कहते हैं चुनाव नहीं, देखिए चुनाव क्या है, एक प्रकार से लोकतंत्र है। चुनाव एक प्रकार से क्या है, हमारा एक प्रकार से अधिकार है चुनाव देना। हमें अधिकार है अपना एक प्रकार से राजा चुनना, राजा नहीं, एक प्रकार से अपने जो आसपास हो रही है ना, घटित हो रही है, उसको देखने वाला चुनना। तीसरा है अशिक्षा भारत के प्रथम आम चुनावों में बड़ी बाधा थी, क्योंकि अशिक्षित और अनपढ़ लोगों को लोकतंत्र के विषय में समझाना कठिन कार्य था। लोकतंत्र के बारे में क्या है, समझाना अनपढ़ लोगों को क्या है, एक प्रकार से अनपढ़ नहीं कह सकते, एक प्रकार से जो नासमझ वाले व्यक्ति, जिनको क्या है समझना ही नहीं है कुछ, तो यही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो लोकतंत्र की स्थापना करना एक बड़ा जो जुआ था वो यही था। यहाँ पर समझ लीजिए, आराम से वीडियो को रोक कर भी सारे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। हमने इसमें क्या 3 पॉइंट बताए हैं और यही 3 पॉइंट आपको 2-2 नंबर दिलाकर, यानी 6 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। तो 13 नंबर भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट। परमाणु नीति पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट के थ्रू हम आपको बताएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और ईजी समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहला है भारत ने परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर ये बात स्वीकार की कि, ये बात क्या है, स्वीकार की, यहाँ पर देखिए 2 बार आ गया है कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा। और जो क्या है, अमेरिका था कि भैया नहीं रख सकते, तो रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। यानी कोई देश जब हम पर नहीं करेगा तो हम क्या पागल हैं जो दूसरे देशों पर कर दें, तो हम पहले नहीं करेंगे। जब किसी देश से जवाब आएगा परमाणु हथियार को, तो हम भी दिखा देंगे कि भैया देख लो हमारे पास भी है परमाणु हथियार। दूसरा रहेगा मई 1974 में, कब हुआ था, शायद 18 मई को हुआ था, हाँ 18 मई 1974 में भारत ने जब अपना, 18 मई में सही स्टूडेंट कमेंट में ज़रूर बताइएगा, 18 मई 1974 में भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। क्या दिया, शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया कि भैया हमें किसी देश को दिखाना नहीं है, हम एक प्रकार से शांति से हम करना चाहते हैं कि हमारे पास भी परमाणु हथियार है। कहाँ पर हुआ था, मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में हुआ था। और परमाणु शक्ति को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों, क्या है, केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग करने पर क्या है, जोर दिया गया, प्रयोग करने के लिए जोर दिया गया। तीसरा है भारत निशस्त्रीकरण के प्रति,
जो भारत है ये निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो सके। इससे क्या है, निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है ताकि जो परमाणु हथियार है इससे मुक्त विश्व की रचना हो सके। काफ़ी स्टूडेंट कह रहा था कि सर कि इसमें क्या जो परमाणु हथियार के बारे में क्या हमें पूर्ण रूप से इसके बारे में उद्देश्य भी पूछा जा सकता है कि भारत के परमाणु नीति की क्या उद्देश्य है। यहाँ पर टिप्पणी पूछा गया है और क्वेश्चन घुमा कर पूछा जा सकता है, प्रकाश डालिए या इसके आशय बताइए। तो यानी इसका आंसर आपको चाहे जो भी घुमा कर पूछा जाए इसका आंसर यही होगा जो मैंने बताया है, सटीक आंसर है। और इतना ही लिखिएगा। बुद्धा क्वेश्चन और आपकी बुक में देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े आंसर मिल जाएंगे, लेकिन हमें उतने लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितना पूछा गया हमें उतना ही लिखना है। हम काफ़ी इस वीडियो में काफ़ी बार यही बता चुके हैं। काफ़ी इरिटेटिंग लग जाता होगा ना आप लोगों को। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ऐसा यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट कि नागरिक शास्त्र की तैयारी के लिए आपको लघु उत्तरीय का प्रश्न सहित उत्तर बताए सिर्फ आपको हमारे इस चैनल पर मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि हमारा भी हेल्प हो और हमें भी मोटिवेशन मिले नए नए टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। जो भी आप कमेंट करते हैं हम सारे कमेंट को रीड करते हैं और सभी का मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई दूँ, सभी का मैं वीडियोज़ बनाऊँ। तो देखिए 1970 के दशक के प्रारंभ में देश की आर्थिक स्थिति की विवेचना कीजिए। हमें क्या है, देश की जो आर्थिक स्थिति है इसकी विवेचना करना है। आंसर देखिए, कांग्रेस ने वर्ष 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। फिर भी भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति में वर्ष 1971 और 72 के बाद वर्षों में भी कोई खास सुधार नहीं हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था पर बांग्लादेश के संकट के कारण भारी बोझ पड़ रहा था तथा इसके उपरांत पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा था। युद्ध के पश्चात अमेरिका ने भारत को किसी भी प्रकार की सहायता देना बंद कर दिया था। यानी वो सहायता देना इसलिए बंद कर दिया था, एक प्रकार से सेक्शन होता है ना, लगा दिया था कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो सहायता देना बंद कर दिया था। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1970 के दशक में प्रारंभ में आर्थिक स्थिति की क्या विवेचना थी, यानी एक प्रकार से क्या स्थिति थी इसके बारे में बताना है। इतने में इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा, पूरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हमने बता दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लगा। हमने और भी सारे लघु उत्तरीय पर वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो जरूर देख कर जाइएगा, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय